डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूनिट सेकंड है उसमें से एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक था रेडियस रेशियो और उसकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब इस यूनिट में से जो पार्ट 1 के अंदर आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है 3 पार्ट के अंदर अलग अलग विभाजित होता है। पार्ट ए के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर देना होता है। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हर यूनिट में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, हम जो यूनिट सेकंड के अंदर ए पार्ट के अंदर जो एग्जाम के अंदर सवाल पूछे गए थे उनमें से मैं कुछ जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करूंगा। उसी बेस पर नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें भी इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो हमने जो सेकंड यूनिट अभी तक डिस्कस की थी तो उनमें से देखिए पार्ट ए के अंदर कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है समन्वय संख्या 4 कोष्टक में है चतुष्फलकीय वाले आयनिक यौगिकों की त्रिज्या अनुपात की सीमा का मान दीजिए। यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसकी रेडियस रेशियो की जो सीमा है, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका रेडियस रेशियो किसके बीच में होता है उसका आपको मान लिखना है। तो ये एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया था। तो इसमें हमने एक टेबल पढ़ी थी, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट, इसमें से हर बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, जिसमें रेडियस रेशियो था और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर था और उसके बाद में फिर ज्योमेट्री थी। देखिए, अगर रेडियस रेशियो 0 से लेकर के 0.155 के बीच में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है और ज्योमेट्री लीनियर रेखीय होती है। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0.155 टू 0.225 के बीच में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। और यदि रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ज्यामिति टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होती है। और रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ज्यामिति इसके ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होती है।
और रेडियस रेशियो 0.732 से 1 के बीच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और ज्यामिति इसकी क्यूबिक होती है। तो ये हमने एक टेबल पढ़ी थी और इसमें मैंने कहा भी था कि इसमें से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो देखिए ये सवाल पूछा गया था, यहाँ पर हमारे को पूछा गया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी चतुष्फलकीय वाले जो आयनिक यौगिक है उसका रेडियस रेशियो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल आयनिक कंपाउंड होते हैं उसका रेडियस रेशियो आप देख रहे हैं 0.225 से 0.414 के बीच। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इसका जो आंसर लिखना था वो ओनली टेट्राहेड्रल यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो आयनिक कंपाउंड है उसका रेडियस रेशियो 0.2252 टू 0.414 के बीच में होता है। तो ये ओनली फॉर इसका आंसर होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो आयनिक यौगिक है उसका रेडियस रेशियो की जो सीमा होती है वो 0.225 से 0.414 के बीच में होती है। तो इस प्रकार से और भी इनमें से कोई भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। लीनियर के लिए यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है, 6 है या फिर 8 है। तो उसमें आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो रेडियस रेशियो है कितना कितने के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर पर ज्योमेट्री उसकी रेखीय होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है, चतुष्फलकीय होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकीय और गणीय होती है। तो ये इस रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उस बेस पर इन आयनिक ठोस जो आयनिक यौगिक है इनकी ज्यामिति होती है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, विलायकन ऊर्जा ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी में से कौन सा प्रक्रम है। यहाँ पर पूछा था जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसमें भी हमने पढ़ा था जब सॉल्वेशन यानी जब किसी आयनिक कंपाउंड को विलायक के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो उस सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है। घुलने के बाद में क्या होता है कि उसमें से एक ऊष्मा मुक्त होती है जिसको हम विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा कहा जाता है। और उसमें हमने पढ़ा था कि जब किसी आयनिक ठोस को आयनिक यौगिक को किसी पॉलर सॉल्वेंट ध्रुवीय विलायक है अदर सॉल्वेंट है उसमें जब डिजोल्व करते हैं तो वो क्या होता है कि उस अपने आयनों में टूट करके उसमें से एक ऊष्मा मुक्त होती है जिस ऊष्मा को हम विलायकन ऊर्जा या विलायक संकरण ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा कहा जाता है। उस जल योजन ऊर्जा का मान यदि चालक ऊर्जा के मान से अधिक है तो ऐसे आयनिक ठोस होते हैं वो उस विलायक के अंदर सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो हमेशा जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है वो कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस होता है यानी ऊष्मा मुक्त होती है। तभी जाकर के जब कोई भी आयनिक कंपाउंड बॉन्ड ब्रेक होता है, डिजोल्व होगा तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। इसलिए विलायकन ऊर्जा कैसा प्रोसेस होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो इसका जो आंसर होगा विलायकन ऊर्जा एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। तो बस इस तरह से आपको सिर्फ एक लाइन के अंदर इसका आंसर देना था कि ये किस प्रकार का प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी है या फिर ऊष्माशोषी है। तो ये प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तीसरा देखिए चालक ऊर्जा के लिए बॉर्न लिंडे समीकरण लिखिए। यहाँ पर आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, बॉर्न लिंडे इक्वेशन लिखना है चालक। तो हमने जब लेटिस एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें दो अलग अलग मैंने कहा था चालक ऊर्जा के जब कैलकुलेशन गणना की जाती है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है और दूसरा थ्योरेटिकल होता है। तो थ्योरेटिकल के लिए हम बॉर्न लिंडे इक्वेशन के द्वारा और एक्सपेरिमेंटल के लिए हम बॉर्न हेबर जो साइकिल है उसके बेस पर चालक ऊर्जा की गणना की जाती है। तो यहाँ देखिए चालक ऊर्जा की गणना के लिए हमने पढ़ा था U लेटिस एनर्जी इक्वल टू माइनस NA Z प्लस Z माइनस A स्क्वायर
A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r 1 माइनस 1 अपॉन n। ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी जिस बेस पर हम चालक ऊर्जा जो लेटिस एनर्जी उसकी गणना की जाती है। एन यहाँ पर अवोगाड्रो नंबर था, जेड प्लस जेड माइनस यानी जो आयन है धनायन और ऋणायन है उस पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ए यहाँ पर मॉड्यूलम कांस्टेंट था, 4 पाई एप्सिलॉन आर यहाँ पर दोनों आयनों के बीच का डिस्टेंस जो रेशियो होता है दोनों जो अलग अलग धनायन और ऋणायन के बीच की जो दूरी होती है वो आर होती है। 1 माइनस 1 अपॉन एन यहाँ पर बॉन्ड एक्सपोनेंट फैक्टर कहा जाता है। तो इस बेस पर हम यदि ये वैल्यू दे रखी है तो उस चालक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा बंध का नाम लिखिए जिसकी उपस्थिति हम जल के अणुओं के मध्य मानते हैं पर H2S के अणुओं के मध्य नहीं। यानी इसमें बॉन्ड का नाम लिखना है कि ऐसा कौन सा बंध है जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में तो उपस्थित होता है लेकिन H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच में उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने जो टॉपिक पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके अंदर पढ़ा था कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एक आकर्षण बल होता है जिसको हम हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। उस हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होते हैं, मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं, इसलिए वो या तो द्रव अवस्था में या फिर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये जो सवाल पूछा गया कि कौन सा बंध है, तो इसका जो आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध जो कि जल के अणुओं के बीच में पाया जाता है। इस प्रकार से हमने बात की थी कि जल में उपस्थित अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन तथा दूसरा जो जल का अणु है उसका हाइड्रोजन परमाणु के बीच में आकर्षण से जो बंध बनता है उसको हम हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। इस हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणु पास पास में होते हैं, इसलिए द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि H2S के अंदर क्या होता है कि सल्फर की विद्युत ऋणता कम होती है, इसलिए हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बंध भी हमने दो प्रकार का पढ़ा था, एक अंतराणु का हाइड्रोजन बंध था, दूसरा अंतराणु का हाइड्रोजन बंध था। तो जल के अणु जो होते हैं वो दो अलग अलग जल के अणुओं के बीच में एक ऑक्सीजन और दूसरे के हाइड्रोजन के बीच बंध होता है, इसलिए इस बंध को हम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। अंतराणु जो हाइड्रोजन बंध होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसी में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में आकर्षण से बनता है, उसको हम अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन, चालक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। लेटिस एनर्जी क्या होती है? तो चालक ऊर्जा का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब किसी भी आयनिक जो ठोस है आयनिक कंपाउंड है उसको उसके आयनों के अंदर वियोजित करने के लिए डिसोसिएट करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम चालक ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ पे जब दो अलग अलग गैसीय आयन एक धनायन और ऋणायन आपस में आकर्षित होते हैं और उस आकर्षण के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहा जाता है, चालक ऊर्जा कहा जाता है। तो इसमें भी हमने बात की थी कि जब एक धनायन एक ऋणायन के संपर्क में आता है तो उसके बीच में आकर्षण होता है, उसके बाद में फिर दूसरा धनायन ऋणायन, इस प्रकार से एक आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है। उस आयनिक क्रिस्टल के निर्माण के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को हम लेटिस एनर्जी चालक ऊर्जा कहा है। यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड है उस आयनिक कंपाउंड के अंदर उसको आयनों में वापस डिसोसिएट करने के लिए तोड़ने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को हम चालक ऊर्जा या लेटिस एनर्जी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और है। नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन, क्रिस्टलीय NaCl में Na+ व Cl- आयनों की समन्वय संख्या क्या है, इसका त्रिज्या अनुपात भी बताइए।
तो यहाँ पर भी ये जो रेडियस रेशियो है उसमें से सवाल पूछा गया था कि सोडियम क्लोराइड जो आयनिक ठोस होता है उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका रेडियस रेशियो क्या है। तो जब हम NaCl की आयनिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें एक सोडियम आयन 6 Cl माइनस आयन से तथा एक Cl माइनस 6 सोडियम आयन से अष्टफलक की संरचना के रूप में घिरा हुआ रहता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो समन्वय संख्या, वो कितनी है? 6 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर Na+ और Cl- आयनों की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6:6 के अंदर, यानी 6 क्लोराइड आयन एक सोडियम आयन से, एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ रहता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 के अंदर होता है। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और इस 6 कोऑर्डिनेशन के अंदर उस आयनिक कंपाउंड की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी अष्टफलकीय होती है। और अष्टफलकीय ज्यामिति में जो उसका रेडियस रेशियो होता है वो 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में होता है। यहां पर त्रिज्या अनुपात पूछा था कि NaCl के लिए त्रिज्या अनुपात जो रेडियस रेशियो होता है वो रेडियस रेशियो 0.525। अब ये 0.525 आप देख रहे हैं 414 से लेकर 0.732 के बीच का है। इस कारण से इस NaCl की जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय है तथा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका जो रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात है वो पूछा था। तो यहाँ पर इसका जो त्रिज्या अनुपात है वो 0.525 होता है। नेक्स्ट देखिए, सातवें क्वेश्चन, त्रिज्या अनुपात को परिभाषित कीजिए। डेफिनेशन लिखनी थी कि रेडियस रेशियो क्या होता है। तो रेडियस रेशियो के अंदर किसी भी आयनिक ठोस के अंदर धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो कहलाता है। इसको हम R+ अपॉन R- से रिप्रेजेंट करेंगे। तो त्रिज्या अनुपात किसी भी आयनिक ठोस के अंदर उस आयनिक ठोस में धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, 8वां क्वेश्चन, AgCl सफेद है जबकि Agi पीला है, क्यों? यानी सिल्वर क्लोराइड होता है वो व्हाइट और जबकि सिल्वर आयोडाइड होता है वो येलो कलर में होता है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर फजांस रूल जो हमने पढ़ा था उस बेस पर दिया जाएगा। तो फजांस रूल्स के अकॉर्डिंग कि कोई भी आयनिक ठोस होता है उसमें 100% आयनिक करैक्टर नहीं होते हैं, उनमें आयनिक करैक्टर के साथ साथ में कोवैलेंट करैक्टर होता है। अब जब किसी भी कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट करैक्टर होता है तो उस कंडीशन में वो पोलर ध्रुवीय होने के कारण कलर शो करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है उसमें क्लोरीन परमाणु है, इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, जबकि सिल्वर आयोडाइड के अंदर आयोडीन की विद्युत ऋणता कम होती है। इसी के बाद जो आई होता है उसका आकार FCl, Br और I, आयोडीन का आकार बड़ा होता है। ये सिल्वर आयन के साथ जुड़ा हुआ है तो छोटा धनायन और जब बड़ा ऋणायन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उसमें सबसे अधिक सहसंयोजी करैक्टर यानी सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न होते हैं
और इसी कारण से सहसंयोजक गुण में वृद्धि के कारण AgI होता है वो येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, जबकि यहाँ पर इस AgI की तुलना में AgCl में कोवैलेंट करैक्टर सहसंयोजी गुण कम होता है, इस कारण से ये क्या है व्हाइट कलर का होता है, सफेद होता है, जबकि इसमें कोवैलेंट जो करैक्टर है वो अधिक है, यानी सहसंयोजी जो लक्षण होते हैं, तो सहसंयोजी लक्षण बढ़ने के साथ साथ में उस कंपाउंड का कलर जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती है इंक्रीज होती है। तो AgCl व्हाइट कलर का होता है जबकि AgI पीला होता है, क्योंकि AgI के अंदर I का आकार HCl की तुलना में बड़ा है, इसलिए यहाँ पर सहसंयोजी लक्षण अधिक होते हैं। सहसंयोजी लक्षण बढ़ने के साथ उस कंपाउंड की कलर प्रॉपर्टी भी बढ़ती है, इसलिए AgI पीला है जबकि AgCl व्हाइट सफेद होता है। तो इस प्रकार से आपको पार्ट ए के अंदर जो 10 क्वेश्चन हर यूनिट में से आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो मैंने सेकंड यूनिट के अंदर ए पार्ट में एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आज का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जो अपने सेकंड यूनिट पढ़ी है उसमें किस तरह से जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, किस प्रकार से हमें उनका आंसर देना। अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में पार्ट बी और पार्ट सी में किस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।